ओके सो अभी तक जो हमने लास्ट वीक तक कवर किया था दैट वाज रिगार्डिंग पावर स्क्रू, और हमने देखा था कि पावर स्क्रू में either we were using square threads which were like this, right, or we were using Acme threads which had an angle of 2 alpha which was 29 degrees. Okay. अब हम आते हैं थ्रेडेड फास्टनर्स की तरफ। थ्रेडेड फास्टनर्स में जो ज़्यादा कॉमन थ्रेड्स मौजूद होते हैं या यूज़ किए जाते हैं, एक एम सीरीज़ के थ्रेड और एक यूएन सीरीज़ के, यानी ये मैट्रिक सीरीज़ के थ्रेड्स और ये यूनिफाइड सीरीज़ के थ्रेड्स। मैट्रिक दोनों के अंदर ये 2 अल्फ़ा की वैल्यू जो है, ये जो 2 अल्फ़ा इसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है, और मैट्रिक सीरीज में पिच जो है वो मिलीमीटर्स में दी होती है, और यूनिफाइड सीरीज में पिच जो है वो थ्रेड्स पर इंच में शो की जाती है। अच्छा, ये जो थ्रेडेड फास्टनर्स हैं, इनमें दे आर बेसिकली यूज टू जॉइन 2 और मोर मेंबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए नॉन परमानेंट जॉइंट। ठीक है, और नॉर्मली जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो कॉन्फ़िगरेशन जिसे आप नट बोल्ट कहते हैं, उसमें ये बोल्ट है जिसको आप दो मेंबर्स के अंदर होल्स करके इसको यूज़ करते हैं और नट को टाइट करते हैं यहाँ तक कि वो ये सेकंड मेंबर को टच करना शुरू कर दे, और उसके बाद आप इसको टॉर्क अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके इसको टाइट करते हो, जिससे बोल्ट के अंदर प्री टेंशन क्रिएट होती है। सो द बोल्ट अंडरगोज टेंशन एंड द मेंबर्स दे अंडरगो कंप्रेशन। बोल्ट टेंशन में चला जाता है और मेंबर्स कंप्रेशन में चले जाते हैं। अब जब मेंबर्स कंप्रेशन में, तो मेंबर्स के ऊपर जब एक्सटर्नल टेंसाइल लोड को ये पी की तरह का लगता है, तो इट फर्स्ट कैंसल्स आउट द प्री द कंप्रेशन दैट वाज इक्वल टू प्री टेंशन इन द बोल्ट। वो इसको पहले कैंसिल आउट करता है, उसके बाद वो एक्चुअली मेंबर्स के ऊपर अप्लाई होना शुरू होता है। सो दैट इज वाई दिस कनेक्शन वुड वर्क। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी। एक तो ये कि ये जो थ्रेड्स हैं, तो इट इज़ डिज़ायरेबल के नट के नीचे 2 से 3 थ्रेड्स प्रोट्रूड कर रहे हैं। ठीक है, बोल्ट की लेंथ इतनी होनी चाहिए। दूसरा ये कि कुछ थ्रेड्स जो हैं वो मेंबर जॉइंट के अंदर भी एक्सटेंड कर रहे होने चाहिए। जैसे इधर आप देख रहे हैं, ये 5-6 जो थ्रेड्स हैं ये बोल्ट के जॉइंट के अंदर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। दूसरा जी ये कहा था कि आपने जब भी इस कनेक्शन को बनाना है, तो यू हैव टू कीप द बोल्ट एज स्टेशनरी एंड यू हैव टू रोटेट द नट, क्योंकि जिस भी एलिमेंट को नट बोल्ट में से जिसको भी आप रोटेट करेंगे, उसके पहले थ्रेड के ऊपर सारा लोड आता है मोमेंटरीली, तो उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। सो जो है वो नट को जब आप रोटेट करेंगे, तो ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ये नट के थ्रेड्स के अंदर आएगी। सो व्हेन यू रिमूव दिस नट टू डिसअसेंबल दिस जॉइंट फॉर एनी पर्पज, सर्विसिंग के लिए हो सकता है, किसी और काम के लिए हो सकता है, फिर जब आप दोबारा इसको जोड़ें तो नट को रीयूज मत करें, क्योंकि नट का के अंदर उसके थ्रेड्स के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है। सो नट को रीयूज नहीं करते, नट को हमेशा नया यूज करते हैं। बोल्ट को आप रीयूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू इंश्योर कि जब आप इस कनेक्शन को बना रहे हैं तो आपने बोल्ट को स्टेशनरी रखा और नट को रोटेट किया। ठीक है जी। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो टोटल बोल्ट की लेंथ है, इसमें थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ कितनी, वो आपको बेसिकली इस फॉर्मूला से पता लगता है। ठीक है, टोटल लेंथ अगर बोल्ट की 6 इंचेस से कम है तो ये थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ है, अगर 6 इंचेस से ज़्यादा है तो ये थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ है। इसी तरह मिलीमीटर्स के अंदर जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ मिलीमीटर्स में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई है। मुख्तलिफ किस्म के हेड्स मौजूद होते हैं स्क्रूज के अंदर। अच्छा, ये सॉरी मैं पहले थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अच्छा, ये तो था आपका बोल्ट और नट जिसके थ्रू आपने कनेक्शन को ज्वाइन किया। देन देर आर जो है वो कैप स्क्रूज एज वेल विच कैन बी यूज्ड टू मेक जॉइंट्स। वो किस केस में, वो ऐसा केस है जिसमें आपका जो लोअर मेंबर है
उसके अंदर ऑलरेडी इंटरनल थ्रेड्स मौजूद हैं, तो फिर आपको बोल्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप इस स्क्रू को डायरेक्टली फासन कर देते हैं इन द मेंबर, लोअर मेंबर, और अपर मेंबर के अंदर होल होता है और उसके ऊपर वॉशर, जैसे आपने पहले वॉशर इस दूसरे कनेक्शन के अंदर वॉशर्स रखी थी, उसी तरह इस कनेक्शन में भी वॉशर रख के तो यू गेट अ जॉइंट। अब इसके अंदर चूंकि आप रोटेट बोल्ट को करेंगे इसलिए बोल्ट रीयूजेबल नहीं रहा। In order to get something similar to the last case जहाँ पे हम नट को रीयूज नहीं कर रहे थे, नट यूज कर लेते थे नया हर डिसअसेंबली के बाद, तो आप स्टड्स भी यूज कर सकते हैं। स्टड्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो स्टड होता है दैट इज अ रॉड विच इज थ्रेडेड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बीच में थ्रेड नहीं होते, दोनों ऊपर और नीचे थ्रेड्स होते हैं। तो ऐसे स्टड को आप नीचे वाले जो है वो मेंबर के अंदर उसको स्क्रू कर देते हैं, उसके बाद ऊपर वाला मेंबर इधर इस साइड पे प्लेस करेंगे। ठीक है, नीचे वाला मेंबर इधर थ्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला मेंबर जो कि थ्रेडेड नहीं है वो यूं प्लेस हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला मेंबर इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे नट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नट है। इससे क्या होगा कि जब आप इसको टाइट करेंगे तो नट के थ्रू टाइट करेंगे, स्टड को आप स्टेशनरी रखेंगे तो अगेन नट रीयूजेबल नहीं रहेगा, स्टड जो है वो परमानेंटली उधर ही रखा जा सकता है। सो एनीवे ये कुछ चीजें थी। अब इसके अंदर ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, दिस टेबल। ये टेबल हमें क्या बता रहा है जी? ये टेबल बता रहा है कि आपकी नंबर 1 आपकी ग्रिप जो है, ग्रिप एल, दैट इज एक्चुअली the thickness of member 1 plus thickness of member 2 plus thickness of any washer। अगर हेड की साइड पे भी मौजूद है तो 2 वॉशर्स हो जाएंगी। यहाँ पे इस फिगर में 1 वॉशर नज़र आ रही है, तो जितनी भी वॉशर्स हैं उनकी थिकनेस को ऐड कर दें, तो दैट इज योर ग्रिप। वो ग्रिप है इस कनेक्शन की। ठीक है, उसको स्मॉल एल कहते हैं। ये यहाँ जो कैप स्क्रू वाला ये नट बोल्ट के लिए, यानी बेसिकली नट के हेड की फ्लैट सरफेस से लेकर बोल्ट की फ्लैट सरफेस तक का डिस्टेंस जो है दैट इज ग्रिप एल। यहाँ पे चूंकि बोल्ट नहीं है, ये जो सेकंड फिगर है ये फिगर कैप स्क्रू की है, इसमें बोल्ट मौजूद नहीं है, तो हम एक इफेक्टिव ग्रिप एल प्राइम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एल प्राइम की ये वैल्यू होती है। थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ वो आपको पहले ही दिखा दी है, यूएन सीरीज और मैट्रिक्स सीरीज के लिए एलटी की ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जो फास्टनर लेंथ है कैपिटल एल, दैट वुड बी स्मॉल एल विच इज ग्रिप प्लस एच, एच इज द ये जो आपका बोल्ट है इसके हेड, सॉरी नट जो है इसकी थिकनेस के इक्वल जो है ये कैपिटल एच है। ठीक है, अब इसमें से कुछ यूजफुल रिलेशनशिप्स हैं एल डी और एल टी। ठीक है, एल डी और एल टी के लेंथ ऑफ यूजफुल अनथ्रेडेड पोर्शन और एल टी इज लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन। ये दोनों आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो आपका राइट हैंड साइड वाला केस है उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि आप एल की जगह एल प्राइम इफेक्टिव ग्रिप यूज कर रहे होंगे। इसके बाद हमने जो मेन चीज थी वो ये थी कि इन दोनों केसेस में स्टिफनेस ऑफ बोल्ट कैसे फाइंड करें। ठीक है, स्टिफनेस हमने कहा था K इज इक्वल टू एफ ओवर वाई होती है, F इज इक्वल टू के वाई, उससे K इज इक्वल टू एफ ओवर वाई हो गई। और फिर इसमें हमने कहा था कि दिस बोल्ट इज
has different stiffness in the unthreaded portion and a different stiffness in the threaded portion. So it is just like two springs in series. स्प्रिंग 1 जो है इसकी स्टिफनेस जो है इसको हम के डी कहते हैं और सेकंड स्प्रिंग जो है इसकी स्टिफनेस को के टी कहते हैं. तो जो टोटल बोल्ट की स्टिफनेस है वो इस फॉर्मूले से आएगी. स्प्रिंग की स्टिफनेसेस जब सीरीज में लगी हो तो वो 1/kd + 1/kt. ठीक है, इस फॉर्मूले से आती है. अब kd और kt क्या है? सो k वॉज इक्वल टू, ये हमने देखा था, k जो है वो AE/L के इक्वल होता है. वो बेसिकली कैसे होता है कि k इज इक्वल टू F/y था, तो इस f को इस y की जगह हम, बिकॉज स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, तो y की वैल्यू एप्सिलॉन l के बराबर हो जाएगी. और आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है. तो स्ट्रेन जो है वो सिग्मा ओवर E के इक्वल आ जाएगा. सिग्मा इन टर्न इज इक्वल टू F/A. ठीक है, तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन को F/AE लिख सकता हूँ, यानी F/AE. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास k की वैल्यू AE/L आ जाएगी. तो जो KT है, KT दैट वुड बी इक्वल टू ATE/LT. और KB जो है दैट KD जो है, जो अनथ्रेडेड पोर्शन है, वुड बी AD/E इंटू LD. इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास इवेंचुअली KB की वैल्यू ये आ जाती है, जो बोल्ट स्टिफनेस है जो आप निकालना चाह रहे हैं. दिस इज योर बोल्ट स्टिफनेस. तो बेसिकली यहाँ तक हमने कल कवर किया था. इस टेबल के अंदर भी आप देखें, ये नीचे KB की ये वैल्यू दी है, यहाँ पे एरियाज भी आपको गिवन है. सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली इस स्लाइड के अंदर, विच इज टेबल 8-7 इन योर बुक्स, इसके अंदर मौजूद है. शॉर्ट फास्टनर्स यानी बहुत छोटे जो फास्टनर्स होते हैं उनमें LD इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू LT, यानी थ्रेडेड पोर्शन बहुत बड़ा होगा और अनथ्रेडेड पोर्शन ना होने के बराबर होगा. तो इन दैट केस बोल्ट स्टिफनेस कैन बी टेकन एज थ्रेडेड पोर्शन की स्टिफनेस. और बहुत लॉन्ग फास्टनर्स जो होते हैं उनमें अनथ्रेडेड पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है थ्रेडेड पोर्शन की निस्बत. सो यू कैन अप्रोक्सीमेट द बोल्ट स्टिफनेस विद KD, जो अनथ्रेडेड पोर्शन की स्टिफनेस. सो दीज आर टू अप्रोक्सीमेशंस फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग फास्टनर्स. अब हम आ जाते हैं जी मेंबर स्टिफनेस की तरफ. So in the previous section, we determined the stiffness of fastener in the clamped zone. In this section, we we wish to study the stiffness of the members. जिन members को आपस में connect किया हुआ है, उनकी clamped zone में क्या stiffness है वो हम find out करना चाहते हैं. Both of these stiffnesses must be known in order to learn what happens when the assembled connection is subjected to an external tensile load. बेसिकली क्यों हमें चाहिए, F इज इक्वल टू KX है. तो जब तक हमें K नहीं पता होगा, सो वी वुड नॉट बी एबल टू नो कि जो अप्लाइड फोर्स है उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या आएगा. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. अब जैसे आपने फास्टनर के अंदर देखा, वैसे ही मेंबर्स भी जो हैं वो आपके एक से ज़्यादा मेंबर्स, दीज आर, जब ये इस फास्टनर से अगर हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉशर है और यहाँ पे नट है फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब हमने उस वक्त ये कहा था कि ये जो थ्रेडेड पोर्शन है और अनथ्रेडेड पोर्शन है बोल्ट का, ये सीरीज में लगे हुए स्प्रिंग्स की तरह.
ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मेंबर्स हैं, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सारे मेंबर्स दे आल्सो एक्ट एज स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये वन और टू ऐसी है जैसे ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है। तो इसकी K1 होगी स्टिफनेस, इसकी K2 होगी। अगर दो से ज्यादा मेंबर्स हैं तो इसी तरह K3 K4 सीरीज में लगते चले जाएंगे। तो जो आपके पास मेंबर की टोटल इक्विवेलेंट, पूरे मेंबर्स की जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है, वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका Ki जो देर आर टोटल नंबर ऑफ I members joined with a bolt in series। ठीक है। अब अक्सर आप देखेंगे कि जब भी नट बोल्ट के थ्रू कनेक्शंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो बाज़ औक़ात एक गैस्केट भी यूज़ की जाती है। गैस्केट इज़ जस्ट लाइक एन ओ रिंग। ठीक है, इस तरह का ओ रिंग होता है, नॉर्मली ब्लैक कलर के रबर का बना होता है। ठीक है, चीज़ों को सील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो ये आपके पास एक गैस्केट होती है जिसके अंदर से बोल्ट पास कर रहा होता है, बोल्ट का हेड इसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर एज वेल। यानी जब आपके पास एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, और अगर आपने इनको कनेक्ट किया हुआ है बोल्ट के थ्रू, ठीक है, और अगर इसके नीचे आपने गैस्केट रख दिया, यूं गैस्केट रख दिया, ठीक है, ये गैस्केट है। सो दिस गैस्केट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ थर्ड मेंबर। ये मेंबर वन है, ये मेंबर टू है और ये थर्ड मेंबर है। तो ये भी ऐसे जैसे तीन स्प्रिंग सीरीज में लग गए। अब गैस्केट की जो स्टिफनेस है, बिकॉज इट्स रबर, बाकी दोनों एलिमेंट्स जो वो मेटल के बने हुए, रबर की स्टिफनेस जो है, स्टिफनेस की वैल्यू, बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल का क्या मतलब है कि बहुत थोड़ी सी फोर्स बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी। F इज इक्वल टू के वाई, सो K इज इक्वल टू एफ ओवर वाई। थोड़ी सी फोर्स ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी, सो K की वैल्यू बहुत छोटी होती है फॉर सॉफ्ट मटेरियल्स। तो K की वैल्यू जब छोटी होगी तो 1/K की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी। ठीक है, सो गैस्केट का 1/K इज मच लार्जर देन 1/K वैल्यूज ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेसेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, सो इसलिए वो कह रहा है इफ वन ऑफ द मेंबर्स इज अ सॉफ्ट गैस्केट, its stiffness relative to the other members is usually so small that for all practical purposes the others can be neglected and only the gasket stiffness can be used। यानी आपकी अगर इन तीन में से एक गैस्केट है, ये वाली गैस्केट है, इसकी वैल्यू 1/K की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप 1/K1 और 1/K2 को इग्नोर कर सकते हैं और Km को K3 के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन अप्रोच। अगर गैस्केट यूज नहीं हो रही तो फिर स्टिफनेस निकालने के लिए नॉर्मली आपको सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, एमसिस टाइप के सॉफ्टवेयर, क्योंकि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। अदरवाइज जो है FEM के अलावा जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, इसके अलावा ये विजुलाइज करना कि स्ट्रेसेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं पूरे मेंबर के अंदर, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे हम एक दो एनालिटिकल मेथड्स, एक एनालिटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल मेथड देखते हैं जॉइंट मेंबर की स्टिफनेस निकालने का। ठीक है, तो वन ऑफ द मेथड इज टू यूज रॉटशर्स प्रेशर कोन मेथड। ठीक है, ऑब्वियसली हम FEM या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का मेथड यूज नहीं करेंगे, दैट इज अ सॉफ्टवेयर मेथड।
हम एनालिटिकल मेथड ही यूज़ करेंगे। उसमें से एक मेथड को बहुत सिंप्लीफाई करके यूज़ करते हैं, दैट मेथड इज़ नोन एज रॉटशेयर्स प्रेशर कोन मेथड। ठीक है, ईटो वाज द गाय हु सजेस्टेड टू यूज़ दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंदर बेसिकली आप ये एक कोन डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये बोल्ट के हेड के नीचे से ये आप एक कोन डिफाइन करें, दिस इज अ ज्योमेट्रिक मेथड बेसिकली। और इस कोन का ये जो एंगल है कि कितने एंगल के ऊपर ये लाइंस लगी हुई हैं, ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एंगल के साथ इसको करने की कोशिश की है। हम यहाँ पे इसको एक फिक्स्ड एंगल के साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की बजाय मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि एंगल अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री भी कंसिडर, एंगल अल्फा इज दिस वन, यानी ये कोण को अगर मैं इधर एक्सटेंड करूं तो ये कोण एंगल है। ठीक है, अल्फा। तो अल्फा को 45 डिग्री भी यूज किया है। अगर 45 डिग्री यूज करें तो इट ओवर एस्टिमेट्स द क्लैंपिंग स्टिफनेस। ठीक है, Osgood is another guy who reported that a range of 25 to 33 degree of alpha is quite good for most combinations. By combinations we mean material combinations के member किस material का बना हुआ है और bolt किस material का बना हुआ है, ये combination की वजह से alpha के angle change होते हैं। इस बुक में हम एक फिक्स एंगल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा जो है वो 30 डिग्री लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं जी, बेसिकली आपको याद होगा कि आपने भी पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू पी एल ओवर ई ए। ये जो है आपके पास जो है एंगुलर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा था, उसी को हम डिफरेंशियल स्केल पे यूज कर रहे हैं। डी डेल्टा इज इक्वल टू पी डी एक्स ओवर ई ए, लेंथ को डी एक्स ले रहा है इस वाली फिगर के अंदर। ठीक है, जो है बेसिकली ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज ही यूज की गई हैं और देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया गया, इसका इंटीग्रल लेके, और ये इंटीग्रल अप्लाई किया गया पूरी थिकनेस के ऊपर। ठीक है, जो भी इसकी मेंबर्स की थिकनेस है टोटल, उसके ऊपर इसको अप्लाई किया गया। मैं आखिर में आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। तो स्प्रिंग रेट यहां से मेरे पास जो आता है दैट इज के इज इक्वल टू, ठीक है, ये पाई ई डी टेन अल्फा डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2t टेन अल्फा प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी ओवर 2t टेन अल्फा प्लस कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। अब इसके अंदर देख लें ई क्या है, ई इज द यंग्स मॉडुलस जो भी मटेरियल यूज किया। अल्फा इज द एंगल जो मैंने कहा था कि हम इस बुक में 30 डिग्री लेंगे फिक्स। टी, ठीक है, टी क्या चीज है, यहां से आप देख लें, ये मेंबर 1 है, ये मेंबर 2 है, सो टी इज द टोटल थिकनेस, मेंबर 1 और मेंबर 2 की टोटल थिकनेस इज टी। ठीक है, कैपिट स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी इज द डायामीटर ऑफ द बोल्ट, मेजर डायामीटर ऑफ द बोल्ट। और कैपिटल डी ये वाला डायमीटर है जो कि बोल्ट के हेड का है। सो ये सारी चीजें आप यूज करके जब आप अल्फा को 30 डिग्री लेते हो इसी इक्वेशन में, तो के की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट यू कैन यूज। इसमें इसके अंदर जो है वो आपके पास मौजूद है ई टी कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये चीज़ें आपको पता हो तो यू कैन फाइंड द स्टिफनेस ऑफ द जो आपका एक मेंबर है। ठीक है, ये बेसिकली के 1 है क्योंकि आप एक मेंबर के लिए यंग्स मॉडुलस ले रहे हैं ना, दूसरा मेंबर हो सकता है दूसरे मटेरियल का हो तो इधर यंग्स मॉडुलस डिफर कर जाएगा। फिर आप उन दोनों को सीरीज में रख के स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग रेट या इक्विवेलेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है
वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इक्वेशन 20 और 19, ये 20 है, सो 20 आप तो नॉर्मली करेंगे क्योंकि अल्फा को 30 डिग्री लेंगे। सो इक्वेशन 20 मस्ट बी सॉल्व सेपरेटली फॉर ईच फ्रूस्टम इन द जॉइंट, यानी हर मटेरियल के लिए सेपरेट कोण ड्रॉ होती है और उसमें से आप सेपरेट के निकालते हैं जॉइंट के हर पार्ट का। सो दिस इज एक्चुअली के आई, यानी किसी भी आइथ मेंबर का आप के इस तरीके से निकाल दें और आखिर में उनको सीरीज में ज्वाइन करके इक्विवेलेंट स्टिफनेस के फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे टोटल स्टिफनेस। अगर आपके पास बहुत सी दफा ऐसा होता है कि आपके पास जो दो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल दो मेंबर्स जिनको आप ज्वाइन करें, वो एक ही मटेरियल के बने होते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन अकरेंस। ठीक है, एक ही मटेरियल के दोनों बने हुए हैं, ये भी और ये भी। उस केस में यंग्स मॉडुलस सेम हो जाता है। ठीक है, तो वी हैव यानी आइडेंटिकल अगर दोनों मेंबर्स हों तो फिर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये आप पूरे पूरे कनेक्शन के अंदर मेंबर्स की स्टिफनेस दे रहा है, ये याद रखनी है आपने, डिफरेंस है दोनों में। यानी चूंकि आइडेंटिकल है इसलिए के एम की वैल्यू के बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 ओवर के एम वुड बी इक्वल टू 1 ओवर के प्लस 1 ओवर के। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ओवर के, सो के एम वुड बी इक्वल टू के ओवर 2। इस रिलेशनशिप को यूज करने की वजह से ये इधर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं था, तो ये 2 आपको क्या बता रहा है जी कि ये पूरे मेंबर की क्यूमुलेटिव स्टिफनेस है। So Km would be equal to pi d tan alpha 2 natural log of this ln tan alpha plus dw minus d into dw plus d। ठीक है, अब ये dw क्या है? dw is the washer diameter। अगर आपके पास वॉशर ना लगी हो तो आप हेड का डायमीटर लेते हैं कैपिटल डी, और अगर वॉशर लगी हो, ये देखें dw is the diameter of the washer face, तो फिर आप इसकी जगह dw लेते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये आपको दो आइडेंटिकल मेंबर्स को आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उन मेंबर्स की जो क्यूमुलेटिव स्टिफनेस है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस है दोनों की इकट्ठी, वो इस के एम से निकल रही होगी। ठीक है जी। अगेन नॉर्मली जो वॉशर फेस का डायमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 1.5 डी। ठीक है, दिस इज अ वेरी आप कह लें कि स्टैंडर्ड वॉशर साइज, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.5 डी। इसी तरह इस इक्वेशन में दोबारा अल्फा को हम 30 डिग्री ले लेते हैं और डी डब्ल्यू को 1.5 डी के इक्वल ले लेते हैं। सो 1.5 डी के इक्वल ले लेते हैं। सो इन दैट केस मेरे पास जो के एम बचेगा वो ये आएगा। सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन एज वेल। ठीक है जी, इसमें एल जो है दैट इज द, ये जो एल है दैट इज द ग्रिप ऑफ द कनेक्शन, जो आपने टेबल 8-7 के अंदर देखी थी ग्रिप क्या चीज होती है। सो दिस इज, अच्छा अब हम एक के एम ओवर ई डी, इसको दिस शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ई और डी जो है दोज आर कांस्टेंट फॉर मटेरियल्स विद सेट ज्योमेट्री। जो बोल्ट आपने वो अगर चूज कर लिया तो उसका डी कांस्टेंट हो गया, अगर आपने मटेरियल चूज कर लिया तो उसका यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट हो गया। सो के एम ओवर ई डी को वो लेफ्ट साइड के ऊपर ले आता है, आपके पास राइट साइड के ऊपर ये बचता है रिलेशनशिप। अब इसको इसको प्लॉट किया बेसिकली, ये के एम ओवर ई डी को प्लॉट किया गया। ये देखें के एम ओवर ई डी को प्लॉट किया एस्पेक्ट रेशियो डी बाय एल के अगेंस्ट। ठीक है, डी बाय एल इज द एस्पेक्ट रेशियो नॉर्मली डायमीटर ओवर लेंथ होती है किसी भी सिलेंडर की एस्पेक्ट रेशियो जो होती है। तो फिर उससे हमें क्या पता चला? ठीक है,
एस्पेक्ट रेशियो डी, इससे हमें ये पता चला है कि अगर हम कोन एंगल को, वो जो अल्फा मैंने 30 डिग्री लिया था, ठीक है, अल्फा इस बुक के अंदर हमने कहा जी 30 डिग्री ले रहे हैं, अगर रॉडशर कोन मेथड यूज करें, ठीक है, तो आपके पास जो के एम ओवर ई डी का डी ओवर एल के साथ रिलेशनशिप बनता है या जो प्लॉट बनता है वो ये बनता है, ठीक है। अगर 45 डिग्री अल्फा को ले लें, ठीक है, तो फिर ये बन रहा है। अगर 30 डिग्री लें जैसे हमने लिया, हमारी जो इक्वेशन है जो बेसिकली पीछे मैंने लिखी है, तो ये जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रही हैं, ट्रायंगल्स ये बनती हैं, ये वाली, लेट्स, ये वाली लाइन, ये लाइन किस किस साथ है जी, ये अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री के साथ। अच्छा, मोटोश कोई और साहब हैं, उन्होंने जो अपने इक्वेशंस बनाई हैं उनको अगर प्लॉट करें अगेंस्ट एस्पेक्ट रेशियो डी बाय एल, तो ये ऊपर वाली लाइन बनती है। ये जो है एफ ई ए, ये क्या है जी, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये एनालिटिकली नहीं, ये न्यूमेरिकली आपने सॉल्व किया फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के थ्रू, जैसे कि एंसिस वगैरह में। सो यू कैन टेक इट एज इक्विवेलेंट टू एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा या जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से आपके पास के एम ओवर ई डी का रिलेशनशिप आता है डी बाय एल के अगेंस्ट, वो ये आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड नाउ, ये स्टैंडर्ड है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने 30 डिग्री वाला प्लॉट बनाया था, दैट इज द क्लोजेस्ट टू फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का जो मेथड है उससे क्लोजेस्ट है, ठीक है, ये वाला। सो ये ग्राफ बेसिकली बता रहा है कि ये जो मैंने अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिया है, दैट इज अ गुड चॉइस, इससे मेरे अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस वाली लाइन है, ठीक है, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिख लूं, इफ आई राइट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्रीन लाइन, ये मैं ग्रीन लाइन एफ ई ए वाले की बात कर रहा हूं, इसकी अगर इक्वेशन लिखूं तो दैट इक्वेशन कम्स आउट टू बी के एम ओवर ई डी, ये बेसिकली वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है ना, ए एक्सपोनेंशियल बी डी ओवर एल, ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं इस पे एक्सपोनेंशियल कर्व फिटिंग करूं तो, ठीक है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक्सपोनेंशियल लाइन है, इस वजह से एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन फॉर्म यूज की गई है। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, y is equal to some constant a exponential some constant b into x, x जो है वो d ओवर l है और ये के एम ओवर ई डी, ये बेसिकली y, ठीक है। सो दिस इज, ये आपके पास फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ने जो आपको मॉडल प्रेजेंट किया, ये वो मॉडल है। अब इसके अंदर ए और बी क्या चीज़ है, ए और बी जो है ये मुख्तलिफ मटीरियल कॉन्स्टेंट्स हैं, जो मटीरियल आप यूज़ करेंगे उसके मुताबिक ए और बी की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये आपके पास टेबल 8-8 में गिवन है। अगर मटेरियल आप स्टील का यूज़ कर रहे हैं तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अगर एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो ये, ठीक है। साथ में आपको मॉड्यूलस की जो आपके पास ई की वैल्यू है, ये वाली जो ई है, ठीक है, इसकी वैल्यूज भी दी हुई हैं गीगा पास्कल्स में भी और मेगा पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में भी। तो आप जोन सा सिस्टम भी यूज करें, आप ई की वैल्यू भी इधर से चूज कर सकते हैं। सो जी मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक ये इक्वेशन है, इससे भी मैं स्टिफनेस फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की इक्वेशन है, ये इक्वेशन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में से निकली है, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूँ वो ये इक्वेशन 22 है या 23, कोई भी इसमें से यूज कर लें, ठीक है। ये कौन सी है जी, ये रॉटशर्स कोन मेथड में से निकली है,
तो दोनों में से कोई भी यूज की जा सकती है Km को फाइंड आउट करने के लिए। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें दोनों तरीकों से फाइंड आउट किया गया है, ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों में डिफरेंस कितना नॉर्मली आ जाता है। 2.5 इंच थिक स्टील प्लेट्स, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, दोनों 1/2 इंच है यानी आइडेंटिकल है। ये भी 1/2 इंच थिक प्लेट है और ये भी 1/2 इंच थिक प्लेट है, दोनों स्टील की बनी हुई है। With a modulus of elasticity 30 into 10 is per 6 psi, so 30 mega psi is its Young's modulus, are clamped by washer faced 1/2 inch diameter UNCSE grade 5 bolts with a 0.095 inch thick washer under the nut. ठीक है, find the member spring rate Km using the method of conical frusta, यानी जो रोस्टर्स कोन मेथड है या कोनिकल फ्रूस्टा का मेथड है, उससे भी आपने फाइंड करना है Km की वैल्यू को। और कंपेयर द रिजल्ट विद द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कर्व फिट मेथड बाय वाइलमैन एट ऑल। तो ये जो मेथड है दिस इज बाय वाइलमैन एट ऑल, इसको कहते हैं जी FEA का कर्व फिट मेथड। ओके, सो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको ग्रिप निकालनी है, ठीक है। जो आपकी वॉशर की थिकनेस है दैट इज 0.095 इंचेस और जो आपकी प्लेट्स हैं वो 1/2 इंच की हैं। तो ग्रिप L जो है दैट इज 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.095 इंचेस, ये 1.095 इंच आ जाएगी। दिस इज द ग्रिप, ठीक है। तो आप L को 1.095 पुट करेंगे। D जो है जो जो आपका बोल्ट है उसका डायामीटर कितना है जी? 1/2 इंच। तो डी को आप 0.5 इंच पुट कर दें। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो दैट इज दिस वन, ये इक्वेशन मौजूद है आपके पास। इसके अंदर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी आपको पता है 30 उसने दी हुई है, 30 मेगा पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। डी की वैल्यू भी पता है 1/2 इंच दी हुई है। लेंथ यानी जो ग्रिप है वो भी वैल्यू पता है 1.095 इंचेस दी हुई है। तो आपको Km निकालने के लिए सारी चीजें जो है वो अब पता लगनी है। सो यू जस्ट सिंपली यूज दिस इक्वेशन। आपके पास जो Km की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 15.97 इंटू 10 इज पर 6 पाउंड्स फुट पर सॉरी पाउंड्स फोर्स पर इंच, और यानी पाउंड्स पर इंच। ये आपकी Km की वैल्यू है। सो दिस इज बाय कोनिकल फ्रूस्टा मेथड, जो इक्वेशन 22 में है या 23 में। अब आपने दूसरा क्या था जी? आपने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मेथड यूज करके Km निकालना। उसके लिए आपको फॉर्मूला जो गिवन था दैट वाज Km इज इक्वल टू ED इंटू A एक्सपोनेंशियल BD ओवर L। अब इसके अंदर भी आपको ग्रिप की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। डी इज 1/2 इंच, ग्रिप इज 1.095 इंचेस। ई की वैल्यू पता है 30 इंटू 10 इज पर 6 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। डी की वैल्यू भी पता है। ए और बी की वैल्यूज नहीं पता, ठीक है। वो आप कहाँ से फाइंड करेंगे? वो आप इस टेबल से फाइंड करेंगे। ये देखें स्टील के मेरे पास जो मेंबर्स हैं दोज आर मेड फ्रॉम स्टील। सो ए की वैल्यू 0.78715 है और बी की वैल्यू 0.62873 है। सो यू जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज, ठीक है। ये ए और ये बी की वैल्यू डाल दी, बाकी सारी आपको पता थी वैल्यूज। तो आपके पास आंसर जो आता है वो 15.73 इंटू 10 इज पर 6 पाउंड्स पर इंच आता है। सो दोनों मेथड्स में जो डिफरेंस है वो 15.97 इंटू 10 इज पर 6 वर्सेज 15.73 into 10 raised power 6. So you have a very small difference, less than 2%. So you can use any one of these two methods to find the value of Km.
ये आपने स्टिफनेस ऑफ मेंबर फाइंड आउट कर ली। सो स्टिफनेस ऑफ बोल्ट वो भी आपको फाइंड करने का तरीका आ गया। वो जो आपके पास बेसिकली ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 17, इससे आप स्टिफनेस ऑफ बोल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टिफनेस ऑफ मेंबर फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 22 यूज कर सकते हैं, ये वाली, या आप इक्वेशन 23 यूज कर सकते हैं, ये वाली। ठीक है, ये मेंबर स्टिफनेस के लिए आ गया। तो अभी हम ब्रेक कर लेते हैं, 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। या आज आपका क्विज भी है, 10 बजे मैं क्विज भी स्टार्ट कर दूंगा, आधे घंटे का क्विज होगा, आखिरी आधा घंटा जो क्लास का। और क्विज जो है वो आपने LMS पे अपलोड करना होगा। डिस्प्ले में इधर ही टीम्स के अंदर कर दूंगा। यू विल हैव टू जो है वो टर्न ऑन योर माइक्स एंड कैमरास, और देन यू विल डू द क्विज। क्विज इधर ही आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां से क्वेश्चन देख के आपने उसको पेपर पेन पे सॉल्व करना है। दिस इज एन ओपन बुक क्विज, आप वो खोल सकते हैं, कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं, अपनी चीज़ें ले आए, तैयारी के साथ बैठें अगले सेशन में। और आधा घंटा आपके पास टाइम होगा, 10:30 बजे आपकी क्विज की सबमिशन बंद हो जाएगी। और 1 फाइल पर अपलोड है, एक अपलोड के अंदर एक फाइल है। सो अगर आप 2 या 3 पेजेस पे जाते हैं तो उसको एक फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। सर जी जी सर, जो आपने कल थोड़ा सा फाइनाइट सॉफ्टवेयर वाला जो आपने बताया था कि वो यूज करना है हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए एनालिसिस में, तो उस पर जी। थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमने आपको क्या सबमिट करना है, किस किस्म का एनालिसिस? मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, आपने स्टैटिक एनालिसिस करना है। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब होता है कि जिधर जिधर से आपका स्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट मिल रही है, वहां से उसको उसकी सपोर्ट्स को आप फिक्स कर दें, और जो लोड्स भी डाल रहे हैं वो लोड्स डाल के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेसेस, बेसिकली वॉन माइसिस स्ट्रेसेस निकलती हैं। पूरे स्ट्रक्चर की वॉन माइसिस स्ट्रेसेस जो निकल रही हैं उनका कंटूर मैप जो है वो आपने निकाल लेना है। जैसे आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के प्रोजेक्ट में भी यूं ही नहीं किया था, एनसिस के अंदर? आपका क्या था? यानी सर हम लोग सर इसी तरह किया था। अगर हम लोग मसलन व्हील्स को फिक्स कर लें जो हमारी पूरी बॉडी है, और फिर ऊपर से हम लोग की उसकी वेट का हम लोग फोर्स लगा दें, कुछ हम्म एक्स्ट्रा बैटरीज का ऐसा, और फिर हम्म हम लोग बस वो कॉन्टूर आपको दे दें फिर जो तो बनता है। ये दिस इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। बाकी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि एनसिस के अंदर किस किस्म के एनालिसिस किए जा सकते हैं, उसको ज़्यादा रिजल्ट्स को ज़्यादा रियल लाइफ से क्लोजर बनाने के लिए। ठीक है, आप स्टैटिक एनालिसिस की 1-2 वीडियोस भी देखें, आपको पता लग जाएगा कि किस किस्म के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। मसलन डिफ्लेक्शंस का अपना एक वैल्यू है, स्पेशली जब आप शैफ्ट्स डिज़ाइन करें, यहाँ पे आपकी शैफ्ट्स भी लगी होंगी। शैफ्ट्स के अंदर डिफ्लेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है आपका मटेरियल जो है वो फेल तो ना कर रहा हो, यानी स्ट्रेस तो स्ट्रेंथ से ज़्यादा ना आ रही हो, लेकिन डिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा आ रही हो कि वो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल हो डिज़ाइन। तो 2-3 किस्म के एनालिसिस कर लें, उसमें देर कोई नहीं लगती, एक क्लिक ही करना होता है। तो आप आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज 1-2 देख के आप रिजल्ट्स बनाएं अपने। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो चलें जी, विल मीट एट अराउंड 9:40 9:42।